नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें हम कवर करते हैं आपके जीके और जीएस का पार्ट। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 7 है आपका, तो शुरू करते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 1 आपकी, किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? तो आपका FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर बेल्जियम। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी। किसने जीता है दोस्तों? जर्मनी ने जीता है। ठीक है, ये क्या है? विजेता है। ठीक है, और किसको हराया था? बेल्जियम को। ठीक है, ये उपविजेता हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे हुए थे ये गेम्स, है ना? हॉकी विश्व कप कहाँ पे हुआ था आपका 2023? तो ये हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, भारत में हुए थे, उड़ीसा में हुए थे। उड़ीसा में कौन से शहर में? राउरकेला। ठीक है, चलिए दोस्तों हॉकी की बात कर लेते हैं। हॉकी, है ना? प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11-11 खिलाड़ी। ठीक है, एक आपका क्या होगा? गोलकीपर होगा, है ना? और बाकी 10 क्या होंगे? क्षेत्र रक्षक। क्षेत्र रक्षक। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, डंडारी नृत्य शैली भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये लोक नृत्य है आपका, डंडारी नृत्य शैली। तो भारत के किस राज्य में से संबंधित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। तो कहाँ का है डंडारी नृत्य? ये तेलंगाना का है। ठीक है, आइए दोस्तों डंडारी नृत्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये आपकी गोंड जनजाति होती है। ठीक है, कौन सी जनजाति होती है दोस्तों? ये गोंड जनजाति होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और कब किया जाता है? ये किया जाता है आपके दशहरा के अवसर पे। दशहरा के अवसर पे ये किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना, दोस्तों तेलंगाना जो राज्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 2 जून 2014 को। तो कौन से नंबर का ये राज्य बना था उस समय? ये बना था आपका 29वें नंबर का राज्य, 29वां। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें, है ना, आज के संदर्भ में हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 29वां ये राज्य बना था और अब 28 राज्य हैं। तो क्या हुआ? एक राज्य हमारा जो कि जम्मू कश्मीर है ना, वो क्या हो गया? वो यूनियन टेरिटरी हो गया।
यूनियन टेरिटरी हो गया कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों अब कितने हो गए हमारे पास, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित, ठीक है। ये वर्तमान की स्थिति है ना। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो किस गायकार को ये सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण? ऑप्शन देखते हैं, सुलोचना चौहान, ऑप्शन 2 वाणी जयराम, ऑप्शन 3 KS चित्रा, या फिर ऑप्शन 4 DK पट्टामाल, है ना दोस्तों। चलो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर 2 वाणी जयराम। वाणी जयराम आपका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। इन्होंने 19 अलग अलग भाषाओं में क्या किया है, गाने को गाया है, गायन किया है, ठीक है। ठीक है, जैसे आपकी कौन कौन सी भाषा, हिंदी हो गई, तमिल, तेलुगु, है ना, और अन्य भाषाओं में इन्होंने गीतों को गाया है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा आप इन्हें पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण। आइए दोस्तों पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। तो सर्वोच्च पुरस्कार होता है आपका पहले नंबर पे भारत रत्न, है ना। सर्वोच्च पुरस्कार होता है आपका भारत रत्न, तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था आपको आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सबसे पहले दिया गया था। दूसरे नंबर पे आपका राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, ये सब है आपके राष्ट्रीय पुरस्कार है ना। दूसरे नंबर पे होता है दोस्तों पद्म विभूषण, ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है आपका पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे होता है आपका पद्मश्री, ठीक है। ये सारे क्या हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल, है ना, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अटॉर्नी जनरल को महाधिवक्ता, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया है, आइए ऑप्शन देखते हैं, सोली सोराब जी, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, या आर वेंकट रमणी। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका जी, ऑप्शन नंबर 4 आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी जी को क्या बनाया गया है, भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महाधिवक्ता। चलिए दोस्तों इससे पहले कौन से थे आपके, वो थे के वेणुगोपाल राव। कब से कब तक थे, इनका कार्यकाल था आपका 2017 से 2022 तक, ठीक है। और इनका कार्यकाल अभी शुरू हो गया है 2022 से, ठीक है। कब तक रहेगा
इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। क्यों, आइए आगे समझते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल भारत का महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल कौन सा होता है इसके लिए? आर्टिकल होता है आपका अनुच्छेद 76 का 1। ठीक है, 76 के 1 में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल इसका अनिश्चित होता है। कार्यकाल कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और आगे समझेंगे इसके किसके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है या किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? नियुक्ति, सही शब्द क्या होगा? नियुक्ति। तो राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अनिश्चित होता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कैसे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जी जब चाहें तब इनको रख सकते हैं या उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, उनके कार्यकाल से उन्हें हटा सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल दोस्तों ये आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही क्या भाग ले सकता है। ठीक है, भाग ले सकता है। ठीक है, भाग ले सकता है, परंतु वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, वोटिंग नहीं लेगा, वोटिंग नहीं करेगा और सिर्फ भाग ले सकता है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, ये भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, भारत सरकार के ऊपर जितने भी केस होते हैं उसे कौन देखता है? आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, इंदिरा गांधी ने के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? ठीक है, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? ऑप्शन देखते हैं आपके, तीसरा, पहला, दूसरा या चौथा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन 4, चौथी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना क्या की गई? इंदिरा गांधी जी के समय में शुरू की गई। ये दोस्तों पहली कब से कब हुई थी? 1951 से 1956। ठीक है, पंचवर्षीय योजना है तो प्रत्येक 5 साल के लिए रहेगी। ठीक है, दूसरी कब से कब हुई दोस्तों? ये हुई आपकी 1956 से 1961, है ना। तीसरी कब से कब तक रही आपकी? 1961 से 1966। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1965 में भारत का युद्ध हो गया। किससे? भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध हो गया, जिसके कारण क्या है, पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? प्रथम अवकाश हुआ, पहला अवकाश हुआ। ठीक है, अवकाश हुआ। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं?
तो क्वेश्चन है आपका हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार, ये सारे त्योहार हैं, ठीक है, लोक त्योहार, किस राज्य से संबंधित हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर हरियाणा। तो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। तो ये दोनों सारे जो आपके त्योहार हैं किससे रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ से, है ना। आइए नृत्य के बारे में जानते हैं, कौन कौन से नृत्य है? हरेली, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मॉनसून के समय, ठीक है, ठीक है। कजरी जब वर्षा होती, ठीक है, वर्षा के लिए, ठीक है। और मड़ई, ये कब क्यों मनाया जाता है? ये जनजातीय गौरव के लिए, है ना, जनजातीय गौरव के लिए मनाया जाता है। चलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़, दोस्तों छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आया? तो ये आया आपका 1 नवंबर सन 2000 में, ठीक है, 1 नवंबर 2000 में ये अस्तित्व में आया। दोस्तों किस राज्य से अलग किया गया इसे? इसे किया गया मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से इसे तोड़कर अलग किया गया, ठीक है। चलिए इसकी राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपकी रांची, ठीक है। चलिए दोस्तों राजधानी देख लेते हैं एक एक। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता होगी लखनऊ है, ठीक है। पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है ना। असल में इन दोनों की क्या है? एक राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है, जो कि अपने आप में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों की एक राजधानी है जो अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, कार बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सूत्र क्या है? PbSO4। तो इसका सूत्र क्या है? PbSO4 कौन सा एसिड है? आइए देखते हैं ऑप्शन। सल्फ्यूरिक एसिड, लेड सल्फाइड, लेड ऑक्साइड या लेड सल्फेट। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लेड सल्फेट। दोस्तों जो बैटरी होती हैं, कार बैटरी, उसमें किस रसायन का यूज किया जाता है? लेड सल्फेट का। दोस्तों बैटरी किस आधार पर कार्य करती है? थोड़ा उस पर जानकारी लेते हैं। बैटरी क्या करती है आपकी? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ क्षेत्र सबसे अधिक साक्षर है? तो वर्ष 2011 में जनगणना हुई है, उसके अनुसार भारत में कौन सा राज्य, ठीक है, इन ऑप्शनों में से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा शिक्षित है, साक्षर है? आइए ऑप्शन क्या है आपके? गोवा, तमिलनाडु, चंडीगढ़ या फिर अंडमान निकोबार। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 गोवा।
कितनी है इसकी? 88.66% है ना, लगभग इतनी। ठीक है, चलिए वैसे अगर देखा जाए तो सबसे साक्षर कौन सा है, पहले स्थान पे कौन आता है? पहले स्थान पर आता है आपका केरल, है ना। केरल की कितनी साक्षरता? 92.68, लगभग 92.68% केरल की साक्षरता है। दोस्तों जनगणना के बारे में जान लेते हैं, है ना। जनगणना, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंसस। ठीक है, दोस्तों सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी आपकी? 1872 में। ठीक है, किसके समय में? वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। ठीक है, 1872 में पहली बार हुई और 1881 से क्या हो गई? नियमित हो गई, है ना। नियमित, नियमित मतलब प्रत्येक 10 साल बाद होगी। ठीक है, फिर इसके बाद 1891, ऐसे ही प्रत्येक 10 साल के बाद। है ना, तो जब जनगणना की जाती है तो अलग अलग मुद्दों पे उस पर जानकारी ली जाती है, जैसे कितने व्यक्ति हैं, उनकी क्या साक्षरता है ना, स्त्री पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें विभिन्न पैरामीटर होते हैं, उस प्रकार पे जानकारी इनकी ली जाती है, तब जाके सेंसस बनाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को डैश के नाम से जाना जाता था। तो कब की बात हो रही है? प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र की बात हो रही है ना। हलवाहों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन क्या है? उजावर, अदमाई, कदेसियार या वेलालार। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 उजावार। उजावार, ठीक है। हलवाहों को क्या उजावार के नाम से याद। दोस्तों उजावार कौन होते हैं? जो भी कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं या कृषि का कार्य करते हैं। ठीक है, उजावर कौन होते हैं? कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो या किसी क्षेत्र में संलग्न होते हैं। आदिमाई और कैदेसियार कौन होते हैं? ये अन्य अन्य लोग जो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे आपका हो गया वड़िक मान लीजिए, है ना। और विलालार कौन होते हैं? विलालर ये होते हैं आपके उच्च किसान, है ना, जिनके पास अधिक संपत्ति होती है या अधिक भूमि होती है, तो उच्च किसान। ठीक है, तो ये सब तमिल की टर्म है दोस्तों, ठीक है, तमिल का क्षेत्र के साधारण। तमिलनाडु आप जानते हैं दोस्तों, ये भारत का दक्षिणी राज्य है। कैसा? दक्षिणी राज्य। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी चेन्नई। ठीक है, चेन्नई इसकी राजधानी है।
भाषा कौन सी बोली जाती है? तमिल। तमिल मुख्य भाषा है ना। और नृत्य कौन सा है इसमें? शास्त्रीय नृत्य। वह आपका भारतनाट्यम। चलिए, तमिलनाडु के बारे में हमने जान लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। डैश से पहले भारत जनसंख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था। तो किस वर्ष से पहले भारत क्या है, कौन से पहले चरण में था, है ना, जनसंख्यिकीय के पहले चरण में था। तो ऑप्शन क्या है? 1980, 1990, 1960 या 1921। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1921। दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं। जनसंख्यिकीय संक्रमण मतलब 1921 से पहले भारत में क्या था? मृत्यु दर अधिक थी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? मृत्यु दर में कमी आई। ठीक है, 1921 के बाद मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में भी क्या है? उछाल आया है ना, जन्म दर में बढ़ोतरी हुई। ठीक है दोस्तों, अलग अलग चरण होते हैं, है ना। कुल मिला के इसमें वैसे 4 चरण होते हैं। ठीक है, जब आपकी क्लास करी जाएगी उसमें विस्तार से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया गया। तो 1919 में दोस्तों आप जानते हैं रॉलेट एक्ट आया, जिसके विरोध में गांधी जी ने आह्वान किया कि आइए आप सब मिलके साथ कीजिए और स्वतंत्रता संग्राम कीजिए। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, केवल नागरिक अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय अधिकार। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, मौलिक अधिकार, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों किस में आती है? वो आपकी मौलिक अधिकार में आती है ना। इस पर अंकुश लगाया। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये किसके द्वारा लाया गया? सिडनी रॉलेट के द्वारा। ठीक है, और क्या नाम था इसका? एक और नाम था दोस्तों, एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। रेवोल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, ये इसका एक और नाम था। इस एक्ट में क्या प्रावधान था? ठीक है, इस एक्ट में ये प्रावधान था कि अंग्रेजी हुकूमत जिसको भी चाहे बिना वकील बिना दलील के क्या है गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, सिर्फ शक के दर में गिरफ्तार कर सकती थी। शक
के आधार पे गिरफ्तार। शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकती थी। इसको और क्या कहा गया? बिना अपील बिना दलील और बिना वकील। इसे ये कहा गया है ना, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के इसे एक्ट को कहा गया, जिसके सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत क्या है, सिर्फ शक के आधार पे किसी भी हिंदुस्तानी को क्या कर सकती थी? गिरफ्तार कर सकती थी, है ना। चलो दोस्तों, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, है ना, इसे जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य ये आपके किस अनुच्छेद में है? 51 के काम है, ठीक है। मौलिक अधिकार कब है आपके? अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। राज्यसभा, राज्य विधानसभा, लोकसभा या फिर राज्य की विधान परिषद। तो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा इसका राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा के पादेन सभापति होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? राज्यसभा के पादेन सभापति। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक्स ऑफिसियो, ठीक है, राज्यसभा में। दोस्तों राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है ना, संसद का ही पार्ट होता है। तो राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है। अधिकतम कितने इसमें मेंबर होते हैं? तो अधिकतम होते हैं 250, ठीक है, जिसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। और कौन कौन मनोनीत किया जाता है? कला, विज्ञान, ठीक है, इन क्षेत्रों से किसी भी 12 व्यक्तियों को या हस्तियों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सीधे ही राज्यसभा में उन्हें मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो राज्य की विधानसभा आप जानते हैं, ये किसका भाग होता है? विधानमंडल का, ठीक है। क्या होती है? 2 चीजें होती हैं इसमें, राज्य विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा में मेंबर को क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं, ठीक है, विधायक या एमएलए। और विधान परिषद में क्या कहते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसे क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लोकसभा आप जानते हैं,
निम्न सदन होता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों राज्य विधानसभा क्या होता है? विधानमंडल का उच्च सदन होता है। उच्च सदन। और राज्य विधानसभा ये क्या होती है? निम्न सदन होती है राज्य के विधानमंडल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रसिद्ध भारतनाट्यम कलाकार और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में डैश सम्मान से सम्मानित किया गया। तो भारतनाट्यम कलाकार हैं ये आपकी रुक्मणी देवी, इन्हें 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। नटराज अकेडमी पुरस्कार, भारत रत्न, कालिदास सम्मान या फिर पद्म भूषण। तो सही उत्तर कौन सा होगा? पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर 4 पद्म भूषण, है ना दोस्तों। इनके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ, है ना। भारत रत्न आपका सबसे उच्च होता है, सबसे बड़ा, जो कि भारतीय नागरिक को दिया जाता है। नटराज अकेडमी ये आपके नृत्य के क्षेत्र से होता है। ठीक है, कालिदास सम्मान ये आपके किसके क्षेत्र से होगा? जी, साहित्य। ठीक है, ये आपका किसी भी क्षेत्र में जो कि विशिष्ट कार्य करते हैं या अपना जीवन पूरा उसी क्षेत्र में लगा देते हैं, उनको पद्म भूषण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। किसी भारतीय राज्य ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? तो किसने मेजबानी की थी दोस्तों? ऑप्शन है आपके झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। उड़ीसा ने क्या की थी? मेजबानी की थी। उड़ीसा में किस कौन कौन से शहर हैं आपके? राउरकेला, और भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की। ठीक है दोस्तों, ये दो शहरों में मेजबानी की थी, है ना, राउरकेला और भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था, जिसे किसने जीता था? पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जर्मनी ने। जीता, किसको हराया? तो बेल्जियम को। बेल्जियम को हराया। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? आपकी रायपुर। कर्नाटक की त्रिवेंद्रपुरम। तमिलनाडु की मैंने बताया आपको चेन्नई है। ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था चेन्नई को? मद्रास, है ना। ये नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, जिसे फिर भारत ने क्या किया? चेंज कर लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने करी थी?
तो कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता, ये एक रिपोर्ट तैयार की गई संसदीय समिति के द्वारा। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना? ऑप्शन क्या है? पीपी चौधरी, ऑप्शन 2 राजनाथ सिंह, अरुण जेटली या फिर नरेंद्र मोदी। तो सही उत्तर कौन सा होगा? पीपी चौधरी, ऑप्शन नंबर 1 पीपी चौधरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अध्यक्षता की संसदीय समिति की। ठीक है, अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कोविड-19 महामारी थी, है ना? कहाँ से फैली? चाइना से। ठीक है, भारत ने भी इसमें लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार की। तो कौन कौन सी? कोवैक्सीन, है ना? और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी क्या किया? इसका निर्यात किया, या विदेशों में भी ये बांटी भारत ने, है ना? ठीक है, देख लेते हैं राजनाथ सिंह जी कौन है? ये आपके क्या है? रक्षा मंत्री। ठीक है, वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अरुण जेटली जी, इनका देहांत हो चुका है। तो ये क्या थे? आपके पूर्व कौन से मंत्री थे आपके? मोदी जी कौन है? ये वर्तमान में प्रधानमंत्री। पूर्व वित्त मंत्री थे। ठीक है ना? अरुण जेटली जी पूर्व वित्त मंत्री थे। ये प्रधानमंत्री हैं आपके मोदी जी। दोस्तों, कौन सा कार्यकाल चल रहा है इनका? तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तीसरा कार्यकाल। ठीक है, कब से कब तक? पहला कार्यकाल इनका हुआ 2014 से 19, फिर 2019 से 2024, है ना? अब 2024 से इनका कार्यकाल अगर पूरा करेंगे तो कब तक होगा? 2029 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1909 में, प्रश्न संख्या 16, 1909 में देश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो कब की बात है? 1909 में गठन के साथ देश एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है आईसीसी, आईवाईसी, आईपीएल या बीवीसी, बीसीसी। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आईसीसी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये 3 तरह के क्रिकेट फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से? 3 फॉर्मेट। एक होता है आपका टेस्ट मैच, ठीक है, जिसमें कितने दिन होता है? 5 दिन। दूसरा एक दिवसीय, या वनडे, जैसे कहते हैं 50-50 ओवर का, 50 ओवर का, ये एक दिन का होता है ना। और तीसरी प्रकार का कौन सा होता है? 2020।
ठीक है, ये भी एक दिन में समाप्त हो जाता है। तो 3 प्रकार के मैच होते हैं, है ना, 3 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या करता है दोस्तों, विश्व भर में क्रिकेट को क्या करता है, नियमित करता है ना, अलग अलग उसके लिए नियम बनाता है और अलग अलग प्रारूप में अलग अलग देशों को क्या करता है, क्रिकेट शुरू करता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अर्थात डैश से प्राप्त होता है। किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, है ना, अर्थव्यवस्था से विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या क्या है, वाणिज्य और व्यापारिक क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और केवल औद्योगिक क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर 4 कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और फिर सेवा क्षेत्र। तो आप समझे जीडीपी, है ना, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से हमें पता चल रहा है, भारत की सीमा के भीतर जितने भी उत्पाद हो रहा है वो सब क्या कहला जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। भारत की भूमि में जितना भी उत्पाद हो रहा है वो क्या कहा जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 क्षेत्र हैं, कृषि, औद्योगिक और सेवा। दोस्तों 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, है ना। पहला आपका होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसे प्रथम कहते हैं, प्रथम क्षेत्र। दूसरा द्वितीय, फिर तृतीय। ठीक है, प्रथम क्षेत्र में क्या होता है, कृषि आती है आपकी। ठीक है, जो भी कच्चा माल बनता है ना, जैसे कोयला, खदान, ये सब क्या है, कच्चा माल है। तो ये जहाँ जैसे खेती होगी आपकी, है ना, ये सब किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, औद्योगिकरण, औद्योगिक या इंडस्ट्री। जब भी कच्चा माल, है ना, औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री से बन के आता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। और तीसरा और आखिरी होता है आपका सेवा क्षेत्र, सेवा या सर्विस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्विस। ठीक है, तो जितनी भी सर्विस दी जाती हैं, है ना, जैसे टीचिंग क्या है, ये भी एक सर्विस है ना, ये किस में आती है, तृतीय क्षेत्र में आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में यह कोई भी पेशा या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसके, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22 या फिर अनुच्छेद 14 से 18। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इसका, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 19 से 22।
दोस्तों ये सभी क्या है आपके, ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है। किसके? मौलिक अधिकार। हमें ये मौलिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी मर्जी का पेशा, व्यवसाय वो कर सकते हैं, जो भी हम चाहें, बशर्ते वो क्या ना हो, गैर कानूनी ना हो या गैर संवैधानिक ना हो, है ना। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 क्या है आपके, ये विधि के समक्ष समानता है। समानता, बेसिकली समानता ऐसे समझेंगे। ये क्या है आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता है आपकी। अनुच्छेद 23 से 24 क्या है, ये आपका अनुच्छेद 23 से 24 आपका है शोषण के विरुद्ध। जी हाँ, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध। और ये क्या है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। दोस्तों विस्तार में इसके बारे में जानेंगे हम अपनी, जब पॉलिटी की क्लास होगी हमारी तब इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत की स्थलीय सीमा 1.5 किलोमीटर है तथा द्वीप क्षेत्रों सहित इसकी तट रेखा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर लंबी है। तो आपको बताना है भारत की स्थल सीमा कितनी है। आइए ऑप्शन देखते हैं। 25,106.7 किलोमीटर, 9,106.7 किलोमीटर, 5,106.7 किलोमीटर या फिर 15,106.7 किलोमीटर। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 15,106.7 किलोमीटर, ये किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, आइए इसे मैप के सहायता से देखते हैं अच्छे से। ये आपका भारत है, ठीक है। ये जो सीमा है इसकी पाकिस्तान से लग रही है, ठीक है, पाकिस्तान से लग रही है, ठीक है, यहां तक पाकिस्तान है। अब ये जो सीमा है यहाँ पे आप देखिए, ये इतना हिस्सा है ना, ये अफगानिस्तान से लग रहा है। ये आपका अफगानिस्तान है, इतनी सीमा अफगानिस्तान से लग रही है। और ये सीमा आपकी किससे लग रही है, ये चीन से लग रही है दोस्तों, ठीक है। ये नीला हिस्सा चीन का हो गया, ठीक है। और नेपाल के साथ कौन सी सीमा लग रही है, देखिए नेपाल के साथ लग रही है ये वाली सीमा, ठीक है। ये यहाँ तक नेपाल के साथ लग रही है आपकी सीमा। और कौन कौन से देश के साथ है, ये आपकी यहाँ पे भूटान के साथ है ना। ये यहाँ पर भूटान हो गया। और देखिए ये सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लग रही है आपकी, बांग्लादेश के साथ। देखिए कितनी बड़ी सीमा है बांग्लादेश के साथ। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनती है, बांग्लादेश के साथ बनती है, ठीक है। और यहाँ पे सीमा बनेगी आपकी म्यांमार के साथ, ठीक है, ये म्यांमार हो गया। तो ये जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, ये कितनी है भारत की, 15,106.7 किलोमीटर है ना, लमसम इतनी सीमा है, ठीक है। और ये क्या हो गई भारत की, ये भारत की होगी आपकी जलीय सीमा, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मैप से अच्छा समझ में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कथन देखते हैं। इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया जाएगा। कथन 2, यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। तो हमें सही कथन बताने हैं कौन कौन से। तो पहला कथन क्या है, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो पहला कथन तो सही है आपका। दूसरा कथन क्या है, यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। तो ये भी बात ठीक है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। तो दोनों कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, GST क्या है? GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 को लागू। ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे हमारे उस समय? वित्त मंत्री आपके अरुण जेटली साहब। कौन सा संविधान संशोधन था ये आपका? संविधान संशोधन तो 122वां संविधान संशोधन था। ठीक है, GST हमारा 122वां संविधान संशोधन था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी ये जरूर आप हमें बताइए, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। ठीक है दोस्तों, आपका ये चैनल है टारगेटेड तेजा यूट्यूब चैनल, जिसे आप इसे स्कैन की सहायता से इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम कवर कराते हैं SSC CGL CHSL CPO MTS GD UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं टारगेट विद तेजा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम पे जुड़ सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9690336308, जिसकी सहायता से आप हमसे कोई भी प्रश्न हो वो हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।